हेलो एंड वेलकम टू बीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु। माय नेम इज निहारिका बालिया और मैं आज आपके साथ में हूँ फॉर सेबी ग्रेड ए फेज 2 और आज मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। डू यू नो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में देयर आर कॉमन मिस्टेक्स व्हिच सो मेनी स्टूडेंट्स मेक एंड दे डू नॉट रियली रेक्टिफाई इट बिकॉज उन्हें आइडिया नहीं होता कि वो उस गलती में किस एक्सटेंट तक गलत जा रहे हैं। अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ तक आपकी गलती हो रही है। नाउ दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन सेबी ग्रेड ए फेज 2 इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। आज का मेरा टॉपिक है द कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट्स करते आ रहे हैं बिकॉज वी आर ऑल्सो चेकिंग द पेपर्स राइट नाउ, और उसके साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स के हैं जिनको हम इवैल्यूएट करते आए हैं और वहां पर कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो एक रेपिटेशन में रही हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कवर दोज लास्ट मिनट टिप्स इन टर्म्स ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स ताकि आपको ये मिस्टेक्स याद रहें और पेपर में आप उनका ध्यान रखें। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहली चीज जो आपकी कॉमन मिस्टेक्स जो होती हैं वो ऑलमोस्ट हर तरह के जो क्वेश्चंस हैं वेयर आई कैन फाइंड इज टाइपिंग एरर्स, पंचुएशन मार्क्स एंड एट द सेम टाइम यूजिंग द फर्स्ट पर्सन फॉर्म। यानी कि आपसे पूछा नहीं गया है लेकिन आप अपने फर्स्ट पर्सन फॉर्म में उसके अंदर डाल देते हो। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट द कंक्लूजंस, आई जस्ट रोट वी नीड टू डू दिस, आई एम नोबडी टू टेल एनीथिंग towards the government, towards anybody in the society there. I am just a person who's writing my opinion there. It should not be right. We must, we need to. और जब आप questions कर रहे होते हैं प्रेसी के अंदर अपनी एक फर्स्ट पर्सन फॉर्म के अंदर अपनी ओपिनियन या पर्सनल चीजें आप उसके अंदर अपनी सोच उसमें ऐड कर देते हैं। दिस इज नॉट व्हाट यू शुड डू व्हेन यू आर राइटिंग एनीथिंग इन इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि जो आपके पास इंफॉर्मेशन दी गई है आपको उसी में से ही अपना डेटा बनाना है। साथ ही साथ पंचुएशन मार्क्स, यानी आप कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहे हैं उसके बाद आपने कॉमा नहीं लगाया है, फुल स्टॉप नहीं लगाया होता। इनफैक्ट इंडिया के स्पेलिंग में कई बार स्मॉल में आई लिखा होता है, या किसी और कंट्री की या किसी पर्सन के नाम के अंदर आपने क्या किया होता है, द स्टूडेंट्स आर नॉट बेसिकली राइटिंग देम इन द कैपिटल लेटर्स एंड एट द सेम टाइम फुल स्टॉप्स कई जगह नहीं है, पोस्ट ऑफ एस नहीं डले हुए हैं। ये एक बहुत नॉर्मल इश्यूज है डेफिनेटली जिससे आपके नंबर जा सकते हैं। एट द सेम टाइम टाइपिंग एरर्स में क्या होता है, क्योंकि पीयर प्रेशर में होते हैं तो टाइप करते करते दोबारा रिव्यू नहीं करते कि कहाँ गलती हुई है कहाँ नहीं हुई है, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाती। तो एक मुसीबत जो सबसे ज्यादा दिखती है वो है टाइपिंग एरर्स की। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जिनका पूरा का पूरा जो उन्होंने कंटेंट लिखा है उसमें कोई भी टाइपिंग एरर ना हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइपिंग एरर मिस्टेक्स दिखती हैं। कई बार तो बाय द टाइम एनीबॉडी इज राइटिंग एन ऐसे और उसके अंदर आप, क्योंकि समय कम रह गया होता है, तो जब ऐसे एंड में लिख रहे होगे तो आपके कंक्लूजन के अंदर इतने ज्यादा टाइपिंग एरर्स हो जाते हैं दैट इट्स हार्ड टू फाइंड आउट व्हाट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट इज एग्जैक्टली टेलिंग। तो कुछ इस तरह की मिस्टेक्स होती हैं जिसके ऊपर हर स्टूडेंट को वर्क करना चाहिए। सो द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स आर टाइपिंग एरर्स, पंक्चुएशन मार्क्स एंड यूजिंग द फर्स्ट पर्सन फॉर्म। बट इज द लिस्ट ओवर? इतनी जल्दी खत्म हो गई वो गलतियां जो बहुत से स्टूडेंट्स की कॉमन कहीं ना कहीं आ ही जा रही हैं? नहीं। सो लेट्स टॉक अबाउट देम इन फर्दर डिटेल। चलिए लेट्स मूव ऑन। नंबर 1, आपके पास क्या होता है प्रेसी के अंदर समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज इनएडिक्वेट टाइटल स्टूडेंट्स ऐड कर देते हैं। टाइटल को आपकी सेंट्रल थीम के साथ जोड़कर चले। कई बार स्टूडेंट्स उसको ना एक तरह से क्वेश्चन मार्क लगाकर या इंटेरोगेटिव बना देते हैं। इंटेरोगेटिव मत रखिए टाइटल्स को। टाइटल्स आपके क्लियर कट सिंपल टर्म होगा उतने ही ज्यादा आपके करेक्ट होने के चांसेस होते हैं। और प्रेसी के अंदर भी बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको जो जिस सेंस में वो चीज है आपको उसके अकॉर्डिंगली उसका टेंस भी देखना होगा। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का भी ध्यान रखना होगा। बट स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, प्रेसी के अंदर डायरेक्ट स्पीच लिख देते हैं, दैट आई एम डूइंग दैट, आई एम डूइंग दिस। तो ये कुछ ऐसे एरर्स हैं which should not be there at all, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच नहीं पूछी है उन्होंने। अगर आप डेटा एग्जैक्टली कॉपी करके पेस्ट ही कर दोगे आपकी प्रेसी के अंदर तो आपके ओरिजिनल पैसेज और आपकी प्रेसी में फर्क नहीं रह जाएगा। इट शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच। साथ ही साथ आपको शब्दों को बचाना है, देन यू कैन डेफिनेटली गो हेड एंड यूज व्हाट, यू कैन यूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जहां पर आप क्या करोगे बहुत सारे शब्दों के लिए एक शब्द इस्तेमाल कीजिए ताकि उसमें क्लैरिटी तो आए। यानी
प्रेसी के अंदर भी स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं, और कई बार क्या होता है कि हम अपनी वर्ड लिमिट भूल जाते हैं। वर्ड लिमिट प्रेसी के अंदर नहीं भूलनी होती, इसकी वर्ड लिमिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी अगर वर्ड लिमिट गलत हो गई तो क्या होगा, इसकी वर्ड लिमिट गलत होना यानी हमारे लिए एक छोटी सी दिक्कत, क्योंकि वर्ड लिमिट गलत जा रही है। सो दैट सिंपली मीन्स कि आपके पास में नंबर कम होते जाएंगे। जितना 10% से ऊपर का आप एक्स्ट्रा लिखते जा रहे हो वो आपको नंबर ही कॉस्ट करेगा, नथिंग एल्स। और टाइम तो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज अगर आप प्रेसी में इतना टाइम स्पेंड कर दोगे तो आप कब पहुंच चुके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तक, जिसमें आपके पास 5 क्वेश्चंस रहेंगे, राइट। सो सबसे पहली चीज आपके पास आती है कि इसके ऊपर थोड़ा सा प्यार से ध्यान देना है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एरिया। एसे के अंदर क्या होता है, एसे में कई बार स्टूडेंट्स कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई कम्युनिकेशन बेस्ड हो गया या फिर सोशल हो गया, हेल्थ इज वेल्थ जैसे, इन टॉपिक्स के अंदर आप लोग स्ट्रक्चर नहीं बनाते हो। क्या होता है, हेल्थ इज वेल्थ, अच्छा ठीक है, दिमाग में आया हेल्थ इज वेल्थ, जो मन में आया आपने वो चीज अपने ऐसे के अंदर इनकलकेट कर दी। वेयर इज द स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन के अंदर आपके पास कुछ अलग चीजें होनी चाहिए। देन आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी बॉडी, उस पर्टिकुलर एसे की बॉडी को आप कैसे स्पेसिफाई करते हो और कंक्लूजन को आपके एसे में किस तरीके से जोड़कर चलते हो। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपके दिमाग में आने चाहिए कि मैं अगर हेल्थ इज वेल्थ पे लिख रहा हूं तो मुझे किस तरीके से उसको कंटिन्यू करना है। इट माइट बी मेल्स एंड फीमेल्स, रूरल एंड अर्बन हेल्थ के ऊपर बेस्ड हो गया, या फिर आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं, कोई स्टैट्स देने हैं। तो जब आप इन सब चीजों को इनकलकेट कर रहे हो तो वो एक फ्लैट थोड़ी होगा कि कभी यहाँ कुछ और लिख दिया फिर उसके बाद कुछ और लिख दिया फिर कुछ और लिख दिया, इन तीनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है, वो फ्लो में नहीं जा रहा, वो एक अब्रप्ट सा और अनक्लियर सा ऐसे है। सो वी शुड नॉट रियली गो फॉर दैट, यानी आपका ना स्ट्रक्चर ब्लूप्रिंट पहले तैयार करके रखा करो, ताकि जब आप अपना ऐसे लिख रहे हो उसके अंदर वो क्वेश्चन मार्क ना है कि कंटिन्यूटी कहाँ है, किस बेस पर आपने वो लिखा है। That should be absolutely clear. Next point is abrupt ending. Sometimes what happens is because कई बार स्टूडेंट्स लास्ट में ऐसे कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऐसे की कंक्लूजन रह जाती है और वो ऐसे की कंक्लूजन अलग से चमकती है कि ओके दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट हैज नॉट कंप्लीटेड द कंक्लूजन फॉर द essay. It should be clear and properly given. अगर आप उसको प्रॉपरली नहीं स्टेट करोगे इट्स ऑफ नो यूज, ठीक है। दैट मीन्स आपको अपने ऐसे का स्ट्रक्चर भी सही रखना है और उसकी अब्रप्ट एंडिंग को भी आपको अवॉइड करके चलना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट कम्स इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले दिमाग में आता है इसका कौन गलत करेगा, मेरे को तो अच्छे से आता है, लेकिन क्या आप उस चीज को करेक्टली लिख रहे हो। आई हैव सीन स्टूडेंट्स आंसरिंग अ वन लाइनर क्वेश्चन, मतलब आपके पास वन लाइनर एक आंसर आ रहा है, मैं एक पर्टिकुलर चीज पूछिए, टाइम नहीं है, चलो एक लाइन में आंसर लिख दो, ये तो सही हो जाएगा। एक लाइन में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है तो चांसेस आर हेल हाई दैट इट वुड बी करेक्ट अप टू 96 to 99% तक आपका आंसर सही ही होगा, क्योंकि आपके वहां पर गड़बड़ होने के चांसेस सिर्फ तब होंगे जब कोई बहुत अनक्लियर सा और बहुत डिफिकल्ट सा पैसेज होगा। यानी आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप अपने आंसर को एक लाइन में खत्म कर रहे हैं, उसकी बेसिक इन डेप्थ आपने उसको डिटेल में कवर नहीं किया, वो टॉपिक क्या कह रहा है, और ऑन द टॉप ऑफ इट कॉपिंग एग्जैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द पैसेज whatever is written in that reading comprehension. कीवर्ड्स नहीं उठा रहे, क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा सेम लाइन आपने उसमें डाल दी। अगर वो सेम लाइन ही लिखनी है तो आपको अपने लैंग्वेज में लिखने की जरूरत क्यों पड़ेगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिर तो कॉपिंग होना चाहिए, वो एक टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए। यानी एक और गड़बड़ जो स्टूडेंट्स कर देते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखते, और साथ ही साथ क्या होता है कि अगर ऑथर ने लिखा ना आई विल डू दिस, तो वहां पर ऐसे दे देता है कि द ऑथर सेड ही विल डू इट, वो ही विल डू इट नहीं आता, वो ऑथर सेड पूरा डायलॉग वैसे का वैसा लिख देते हैं। क्यों, आप उसको अपनी इनडायरेक्ट स्पीच में लिखिए दैट यू आर राइटिंग दैट, और यू वी इस तरीके के शब्दों को डू नॉट राइट इफ until और unless the question asks your personal opinion। तब तक आपको अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर इस तरह की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को इनकलकेट नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका अच्छा खासा आंसर अपनी ना एक तो क्वालिटी खो देता है, सेकेंडली क्वालिटी खराब होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है कि उसके अंदर से ना जो रिलायबिलिटी होती है वो खत्म होती है, बिकॉज आप कॉपी करते हो टेक्स्ट। तो कॉपीइंग टेक्स्ट
using your first person form and giving an inappropriate and inadequate answer. So this should not happen because reading comprehension is one of the areas जिसमें एक तो सबसे ज्यादा नंबर का कमाने का आपको मौका है. 40 मार्क्स आपके इसके होते हैं, ऊपर से 5 क्वेश्चन है जिनको एक बार आपने सही तरीके से ढूंढ लिया तो सबसे कम टाइम आप इस पे लगा सकते हो. बट स्टूडेंट्स आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन दिस एंड अल्टीमेटली एसे इनकम्प्लीट रह जाता है, प्रेसी किसी की इनकम्प्लीट रह जाती है. सो यू नीड टू डिसाइड इन एडवांस कि आप किस पर टारगेट पहले करोगे. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को टारगेट करना डेफिनेटली बनता है, और इसके साथ साथ प्रेसी अगर आपकी पहले खत्म होती है तो प्रेसी पहले खत्म कर दी, डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड लिमिट्स जो आपके पास अवेलेबल होती हैं. थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि पिछली बार के पेपर में 170 वर्ड्स की प्रेसी थी तो 200 वर्ड्स का आपका ऐसे था, तो यानी आपके पास दोनों जगह जो टाइम था वो लिमिटेड ही था, वर्ड्स भी आपको लिमिटेड ही इस्तेमाल करने थे. तो आप तसल्ली से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ज्यादा फोकस कर सकते थे. सो इफ दे कंटिन्यू विद द सेम केस और दे फॉलो व्हाटएवर दे हैव गिवन इन देयर हैंड आउट, दैट इज इफ दे फॉलो फॉर 400 words, then your tactics shall be different. करेक्ट. तो इस तरीके से आपको अपने आंसर्स के लिए फोकस करके चलना चाहिए. यू शुड नॉट रियली वर्क अपॉन दैट इन अ ब्लाइंडेड वे कि चलो बस करते रहो या गो विद द फ्लो वाला मैनर. नहीं, आपको पहले स्ट्रैटेजी बनानी होगी, उसके ऊपर वर्क करना होगा. ओनली देन यू कैन वर्क अपॉन द एंटायर एरिया ऑफ गिविंग अ बेटर आंसर. ठीक है, बेटर क्वालिटी ऑफ आंसर अपने आप निकल कर आएगी तभी. सो दीज वर ऑल द मिस्टेक्स जो हमने अब तक स्टूडेंट्स को इवेलुएट करते हुए देखा है, और बहुत से स्टूडेंट्स को ये दिक्कतें अभी भी आ रही हैं. सो देयर work on the time management, work on your tenses, work on how you are writing the answers, and don't forget about the typing issues. So ये कुछ एक एरियाज हैं जहां पर आपको वर्क करने की जरूरत है. इन एनी केस अगर अभी तक आपने हमारे पोर्टल पर जाकर हमारी टेस्ट सीरीज को रिव्यू नहीं किया, देन काइंडली गो अहेड एंड चेक इट आउट. डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज है, यानी अगर आप अपना पेपर सबमिट करते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 72 आवर्स यू विल बी गिवन योर पेपर बेस्ड अपॉन द इवेल्युएशन. आप उसको चेक कर पाएंगे, मार्क्स आपको मिल जाएंगे उसके साथ में. तो अगर अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को रिव्यू नहीं किया है, यू स्टिल हैव एम्पल ऑफ टाइम. और इस डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सीरीज के अंदर यू हैव गॉट अराउंड 10 टेस्ट्स. दैट मींस you can practice up to 30 questions before the examination if you prepare properly and strategically. So go ahead, अगर अभी तक रिव्यू नहीं किया तो इसकी डिटेल्स हमारे इसी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे ही गिवन है, तो आप वहां पर जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देख सकते हैं उसको. So go ahead and check it out guys. Thank you.